नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सुबह आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 1993 के राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रश्नों के डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आपको सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर आ जाए, बल्कि किस तरीके से प्रश्न पूछे हैं और किस तरीके से हम किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। आपसे अपेक्षा है कि हर प्रश्न को पहले स्वयं करेंगे आप, उसके बाद एक्सप्लेन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दे, यह जो प्रश्न आप डिस्कस करने वाले हैं हम आपके साथ, वह प्रश्न है 1993 का। 1993 का प्रश्न है आप सबके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने, चलिए शुरू करते हैं इसको। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो यहाँ पे संविधान के लक्षण दिए गए हैं, दूसरी जगह किस देश से ग्रहण किया गया है, किस लक्षण को किस देश से ग्रहण किया गया है संविधान में। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों की मूल अधिकार जो है यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है। और वहीं शासन की संसदीय प्रणाली जो है वह यूके से ली गई है, ब्रिटेन से। अब देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, जर्मनी रीख के संविधान से लिए गए हैं। और वही राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपका, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखते हैं दूसरा प्रश्न आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है। तो यहाँ पे सही है, सही नहीं है, इस बात का विशेष रूप से हम सबको ध्यान रखना है। यहाँ पे आ गए हम दूसरे प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है। तो इस तरीके से देखेंगे, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह भी गलत हो जाए गया आपका। वह बहुदलीय निकाय थी, यह बिल्कुल मल्टी पार्टी बॉडी थी, यह सही है आपका। उसके बाद देखते हैं कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, यह भी सही हो जाएगा। अगर आप आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 और 4। 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, 3 और 4। तो बच्चों, हम समझते हैं कि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। विधानसभाओं का जो विधानसभा थी, विधानसभा का उपयोग जो है कि निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। रूप में इसका उपयोग किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और यह निर्वाचन प्रारंभिक स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था, इसलिए आपका सही आंसर 3 और 4 हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न आप सबके सामने। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न देखते हैं आप सबके सामने है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था। द स्वर्ण सिंह कमिटी कंसीडर्ड द क्वेश्चन ऑफ। तो क्या था जिस पर स्वर्ण सिंह समिति ने विचार किया था। पहला है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता, जो कि गलत है। भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन प्रणाली की उपयुक्तता, जो कि गलत है। और मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है।
की जो है कि प्रधानता। चौथा है प्रशासनिक सुधार, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रशासनिक सी हो जाएगा, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता। तो स्वर्ण सिंह क्या कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा गठित की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति को कब लाया गया था? इसको लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति को लाया गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कब लाया गया था? 1976 में। 1976 में लाया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के लिए प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अब तक का सबसे विशद 42वां संविधान संशोधन किया गया। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुए तीन अतिरिक्त जो है कि नए नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द, राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता तथा संसद व राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष करना आदि प्रावधानों का समावेश किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन सा था? पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। पंथनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो गया कि मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की प्रधानता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 1993 का पीटी का क्वेश्चन है आईएएस के। प्रश्न संख्या 4, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था? भारत के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में, वह कौन सा मामला था जिस पर भारतीय राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करना पड़ा था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो दिए गए विकल्पों में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ने जेबी वीटो को, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इस तरीके से आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने बच्चों, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? किस आयोग ने की थी? तो इसका आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ढेबर आयोग, कालेलकर आयोग और खेर आयोग और राजमन्नार आयोग। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कि राजमन्नार आयोग आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजमन्नार आयोग जो है कब गठित किया गया था? राजमन्नार आयोग का गठन 1969 में किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पीबी राजमन्नार थे। यहाँ पे पीबी राजमन्नार जो थे इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, तथा 2 सदस्य पीबी रेड्डी और स्वामी पीएल मुदलियार थे। 1971 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में राजमन्नार आयोग ने संघ राज्य संबंधों में योजना आयोग की भूमिका को नकारने के साथ साथ केंद्र राज्य द्वारा राज्यों में नियुक्त किए जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ज्ञातव्य है कि काका कालेकर आयोग का गठन 1953 में किया गया था। इसका जो है गठन 1953 में किया गया था। भारतीय समाज के पिछड़े वर्गों की पहचान तथा उनके हित संवर्धन हेतु सिफारिश देने के लिए किया गया था। जबकि जो बीजी खेर आयोग है 1955 में आया था। बीजी खेर आयोग जो है कि
1955 में आया था। बीजी खेर आयोग 1955 में आया था। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। राजभाषा आयोग था। 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। इस तरीके से जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। आपका सही आंसर हो जाता है डी। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि भारत में राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि पात्र नहीं होता। भारत में राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। कब नहीं होता? वह स्वयं प्रत्याशी होता, गलत। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यह बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 से स्पष्ट है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य का उल्लेख निर्वाचक मंडल में नहीं किया गया है। इसलिए जो है कि मुख्यमंत्री पात्र नहीं होगा भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल के सदस्य का मतलब सदन का सदस्य हो। अब इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है आप सबके सामने। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्पीकर के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न है, सॉरी 7वां प्रश्न है कि वह पहला कथन है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यह भी गलत है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह भी गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, जबकि यह बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों ध्यान से सुनिए स्पीकर के बारे में बातें। इस प्रश्न के सही उत्तर के लिए इसके सभी विकल्पों पर क्रमशः विचार करना होगा। स्पष्ट असत्य है क्योंकि संविधान के अनुसार स्पीकर के विषय में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। विकल्प बी भी असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने में से अपना उपाध्यक्ष चुनेंगे। जहां तक विकल्प सी की बात है, अनुच्छेद 94 के संदर्भ में स्पष्ट करता है कि नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पूर्व स्पीकर अपने पद पर बना रहेगा। अतः यह विकल्प भी असत्य है। विकल्प डी के विषय में 94 जो है बी में 94 बी में यह प्रावधान किया गया है, यह बात कही गई है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। स्पीकर अपना जो त्यागपत्र है वह हमेशा उस स्पीकर को देता है। अब हम देखते हैं इसी बच्चों, अब आप सबके सामने है प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, तो क्या कह रहा है 8वां प्रश्न कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? क्योंकि बजट पर कई प्रकार से संसद का नियंत्रण होता है। यहाँ पर कहा गया है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि यह बात बिल्कुल गलत है। यह आपका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि बाकी जो स्टेटमेंट है वह गलत है। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सही है।
संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह बिल्कुल सही है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए तो विधानमंडल की स्वीकृति के लिए बजट तैयार करना केवल सरकार तथा राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। कराधान, विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर आधारित नियंत्रण तथा वित्तीय मामलों पर कार्यपालिका द्वारा पहल संसदीय वित्तीय नियंत्रण प्रमाणिता के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ए। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। संसद के विषय में बजट पर चर्चा। बच्चों, आप सबके सामने अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से एक स्टेटमेंट सही बताना है। तो कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए कि पहला स्टेटमेंट है, न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय है, न ही योजना आयोग। तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा है कि वित्त आयोग का क्षेत्र बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण तक ही सीमित है, जबकि योजना आयोग सर्वांगीण पुनरीक्षण करता है, जिसमें राज्य की पूंजीगत और स्वगत दोनों आवश्यकताएं की जाती हैं। यह भी आपका स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सी और डी। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट सी क्या कहता है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति है एक ही समय में योजना आयोग और वित्त आयोग का सदस्य नहीं हो सकता है। और अगला है कि वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों का परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों और दायित्वों की परस्पर अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि वित्त आयोग केंद्रीय करों में राज्यों के भाग और केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करता है, जबकि योजना आयोग देश के समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है। इसलिए जो है कि आपका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता में आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। पहला है आपका कि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, गलत है। दूसरा, राज्यों के परस्पर विवाद, गलत है। यहाँ पे देखिए मूल अधिकारों के संरक्षण मूल अधिकारों के संरक्षण की, तो यह अधिकारिता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर देखें उच्च न्यायालय के अंतर्गत देखें तो आ जाएगा 226, और हाई कोर्ट के अंतर्गत देखें तो आर्टिकल 32। इसके तहत जो है कि मूल अधिकार के संरक्षण की बात कही गई है। इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ तथा अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ में भी पाया जाता है और अमेरिका के परिसंघ में भी पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए एकल नागरिकता, जो कि गलत है। संविधान में 3 अनुसूचियां, जो कि गलत है। और न्यायपालिका की द्वैधता, जो कि गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर डी, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक परिसंघी सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए एक परिसंघी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। यह मूल अमेरिकी संविधान का अंग नहीं था, वरना यह मार्बरी बनाम मेडिसिन के बाद में न्यायाधीश जॉन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी घ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न क्या है? दल बदल विरोधी कानून सबसे पहले 1979 में किस राज्य में लागू किया गया था? दल परिवर्तन विरोधी कानून सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देखिए केरल है, जो कि गलत है। जम्मू कश्मीर है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। न तो पश्चिम बंगाल, न ही तमिलनाडु।
तो यहाँ पे दल परिवर्तन विरोधी कानून सबसे पहले 1979 1979 में जम्मू कश्मीर में लाया गया था। तो क्या हुआ था, भारतीय संसद द्वारा श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, यहाँ पे 52 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 में राजीव गांधी की सरकार में पारित करके संविधान में लाया गया था। 10वीं अनुसूची शामिल करके दल बदल को अवैध घोषित कर दिया गया था। परंतु इसके पूर्व ही भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा ने सर्वप्रथम सन 1979 में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित करके उसे लागू कर दिया था। ध्यातव्य है कि 91वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संसद ने पुनः दल बदल विरोधी प्रावधानों में संशोधन तथा मंत्री परिषदों के आकार को निर्वाचित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित रखने का प्रावधान किया गया है। बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 जो कि 1993 के पॉलिटी के सेक्शन से आया हुआ सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे अनुसूची 7 में अनुसूचियों से रिलेटेड सूचियों से संबंधित बात की गई है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से जितने सारे विषय उसमें दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उसे आप जरूर याद रखें। यहाँ पर समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर कि समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। इस जो विषय को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले जनसंख्या और नियंत्रण, परिवार नियोजन राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन इसको जोड़ा गया। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है जो कि गलत है, प्रति व्यक्ति है गलत है, निखात निधि गलत है। तो बच्चों, इस तरीके से हम सब ने बहुत ही अच्छे ढंग से 1993 के पॉलिटी सेक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे आईएएस के पीटी में, उनको अच्छे से ध्यान रखा। अब हम अगला जो है सेक्शन लेकर आएंगे पॉलिटी का, तो उसमें 1994 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। इस तरीके से हर दिन आपको किसी न किसी सेक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।